बच्चों कोलरॉस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कोलरॉस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कोलरॉस लोगों स्टेटमेंट बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी कटाइन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और अनायन की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। राइट, ये हमने अभी जो डिस्कस किया ना वो ये बताया था कि कटाइन अनायन का हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमको कटाइन अनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना देके और हमको कटाइन अनायन की अगर मोलर कंडक्टेंस गिवन हो तो फिर कैसे करेंगे, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लिया मैंने इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटाइन अनायन। इसका मतलब अब मेरा जो नेक्स्ट डिस्कशन हो रहा है ना वो नेक्स्ट डिस्कशन ये हो रहा है कि अब हमको कटाइन अनायन की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, मतलब कटाइन की भी मेरे को मोलर कंडक्टेंस दे रखी है और अनायन की भी मेरे को मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। कटाइन की भी मोलर कंडक्टेंस है और अनायन की भी मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, चलिए कटाइन की मोलर कंडक्टेंस ये देखिए इधर, जैसे मैंने लिखा ये कटाइन का मोलर कंडक्टेंस हो गया और ये अनायन का मोलर कंडक्टेंस हो गया। जैसे हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज मैं CaCl2 ले लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैंने CaCl2 लिया, ये CaCl2 लिया, CaCl2 लेते हैं इसको, अगर ये अगर डिसोसिएट होगा तो हमको 2 मतलब कैल्शियम प्लस 2 2Cl माइनस देगा। तो कटाइन कितना है हमारे पास में 1 है, अनायन हमारे पास में 2 है। हमको इसने कटाइन की मोलर कंडक्टेंस दी तो कटाइन की मोलर कंडक्टेंस दी, फिर हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कटाइन कितने, तो इसमें तो नंबर ऑफ कटाइन 1 है। इसने हमको अनायन की मोलर कंडक्टेंस दी, हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ अनायन कितना है, इसमें नंबर ऑफ अनायन कितना 2 है। तो हम क्या करेंगे, अनायन की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको अनायन के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कटाइन की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको कटाइन के नंबर से मल्टीप्लाई करके और दोनों का अगर सम करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। देखो इधर ये हमारे पास में ये हमारे पास में है, ये है हमारे पास में कटाइन की मोलर कंडक्टेंस, ये हमारे पास में अनायन की मोलर कंडक्टेंस। मैंने क्या काम किया कि जो कटाइन की मोलर कंडक्टेंस है उसको कटाइन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। m यहाँ पर कटाइन का नंबर है, कटाइन की मोलर कंडक्टेंस को कटाइन के नंबर से मल्टीप्लाई किया, अनायन की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको अनायन के नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो गया, ये टोटल कंडक्टेंस हो गई कटाइन की वजह से, टोटल कंडक्टेंस हो गया अनायन की वजह से, दोनों का सम किया तो ये हमारे पास में आ गई उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, हमको इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है और हमको कटाइन और अनायन की मोलर कंडक्टेंस की 1 है, तो हम क्या करेंगे उनके जो नंबर है नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर m और n क्या है लिख दिया हमने, m and n नंबर ऑफ कटाइन, n नंबर ऑफ अनायन होता है। चलिए अब हमको क्या है, हमको कटाइन का भी मोलर कंडक्टेंस की 1 है, अनायन का भी मोलर कंडक्टेंस की 1 है। समझना, कटाइन का भी मोलर कंडक्टेंस की 1 है, अनायन का भी मोलर कंडक्टेंस की 1 है। तो एक तरीका तो ये है, कटाइन अनायन दोनों का मोलर दे रखा है तो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर आ जाती है, नंबर 1। दूसरी बात, आपको कटाइन का भी मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, आपको कटाइन का भी मोलर दे रखा है और अनायन का भी मोलर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या काम करें, जो कटाइन का मोलर कंडक्टेंस है उसको कटाइन के वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करो। देखो इधर कटाइन का मोलर है ना, मैंने कटाइन के वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। कटाइन के वैलेंस फैक्टर को बोल दिया मैंने Z प्लस का मतलब चार्ज ऑन कटाइन, और कटाइन में जो चार्ज होगा वही कटाइन का वैलेंस फैक्टर होगा। इसी टाइप से मैंने अनायन का जो मोलर कंडक्टेंस है उसको अनायन के चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर Z प्लस और Z माइनस क्या है, Z प्लस चार्ज ऑन कटाइन और Z माइनस चार्ज ऑन अनायन। इसका मतलब हमने क्या किया, ये बेसिकली ये कटाइन की मोलर कंडक्टेंस है, कटाइन की मोलर कंडक्टेंस को कटाइन के वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। याद है, मोलर कंडक्टेंस को वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका मतलब ये जो आया ना, ये हमारे पास आ गया कटाइन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ये हमारे पास आ गया अनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आप जानते हैं कटाइन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर अगर हम अनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका मतलब ये हुआ आपको कटाइन अनायन की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, कटाइन अनायन की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, तो आप उसकी हेल्प से उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस भी ला सकते हो और उस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ला सकते हो। मोलर कंडक्टेंस लाने के लिए क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लाने के लिए उसको उसके चार्ज से डिवाइड करके ऐड करना होता है। या आप ये भी कर सकते हैं, आप नंबर से मल्टीप्लाई करके मोलर ले आओ और फिर मोलर से डायरेक्ट इक्विवेलेंट बना दो। कैसे, ये मोलर कंडक्टेंस आया और मोलर से इक्विवेलेंट बनाने का तरीका क्या होता है, याद है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस फैक्टर। आप इससे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से भी आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंस फैक्टर। ठीक है,
मैंने एक एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 SO4 माइनस 2 देगा हमको। ठीक है, देखिए अब इसमें अगर देखा जाए कि Z प्लस क्या लोगे, Z माइनस क्या लोगे, M क्या रखोगे, N क्या रखोगे। Z प्लस का मतलब चार्ज ऑन कटाइन, तो कटाइन पे चार्ज कितना है, तो कटाइन पे चार्ज हमारा 3। Z माइनस का मतलब क्या है, Z माइनस जो है ना, Z माइनस का मतलब क्या है, Z माइनस का मतलब चार्ज ऑन अनाइन का चार्ज होता है। ठीक है, Z माइनस चार्ज ऑन अनाइन है, तो आप देख सकते कटाइन पे चार्ज कितना है, कटाइन पे चार्ज 3, तो Z प्लस की जगह 3 रखेंगे। अनाइन पे चार्ज कितना है 2, तो 2 रखा जाएगा। Z प्लस और Z माइनस की वैल्यू रखते समय केवल मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं रखना होता है। M कटाइन का नंबर वो तो 2 दे रखा है, अनाइन का नंबर वो हमको 3 दे रखा है। अच्छा, अगर हमसे इसमें वैलेंस फैक्टर की बात करें, देखो इधर इसमें अगर हमसे वैलेंस फैक्टर की बात करें तो देखो इधर अगर आपसे बोला जाए कटाइन का वैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो कटाइन के वैलेंस फैक्टर का मतलब कटाइन का चार्ज होता है, कटाइन पे चार्ज कितना है +3, तो हम बोल देंगे कटाइन का वैलेंस फैक्टर आ जाएगा 3। अनाइन पे चार्ज कितना 2, तो हम बोल देंगे अनाइन का वैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा। हाँ, अगर आपसे बोला जाए इस एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस फैक्टर क्या होगा, अब मैं किसका वैलेंस फैक्टर ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्ट का ले रहा हूँ, कटाइन अनाइन का नहीं ले रहा हूँ। तो ना कटाइन के वैलेंस फैक्टर का मतलब कटाइन का चार्ज लेना है, अनाइन के वैलेंस फैक्टर का मतलब अनाइन का चार्ज लेना है। और सोल्ट का वैलेंस फैक्टर अगर देखना है ना, तो सोल्ट का वैलेंस फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज लें या टोटल नेगेटिव चार्ज लें। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है +3 और 2 एल्यूमिनियम है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +6 हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ -6 हो गया। इसका मतलब +6 और -6, तो हम बोल देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस फैक्टर आता है 6। ध्यान समझ लेना। अगर आपसे बोला जाए एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस फैक्टर तो 6 बताना है। अगर आपसे बोला जा रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर कटाइन का वैलेंस फैक्टर, तो आपको आंसर 3 देना है। और अगर आपसे बोला जाए एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर अनाइन का वैलेंस फैक्टर, तो आपको आंसर 2 देना है। ये लीजिए, क्लियर पॉइंट। इसी टाइप से हम CaCl2 पे चले। देखिए इधर CaCl2 की बात करें तो Z प्लस चार्ज ऑन कटाइन 2 हो गया, चार्ज ऑन अनाइन 1 हुआ, M कटाइन का नंबर 1 हो गया, अनाइन का नंबर 2 हो गया। हाँ, अगर वैलेंस फैक्टर की बात करें, देखिए कटाइन का वैलेंस फैक्टर तो आंसर क्या देंगे, इसके अंदर कटाइन का वैलेंस फैक्टर आएगा 2, और अनाइन की बात करें तो अनाइन का वैलेंस फैक्टर आएगा 1। हाँ, अगर CaCl2 की बात करें तो सोल्ट का वैलेंस फैक्टर आ जाएगा 2, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है। तो इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंस फैक्टर देखा जाता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका वैलेंस फैक्टर 2 आ जाता है। क्लियर है। इस पे एक क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने ये बना दिया, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम +3 and SO4 - 2 are 189 and 160 Simon cm2 mole inverse respectively. Calculate equivalent and molar conductance of aluminum sulfate in infinite dilution. समझना क्वेश्चन। हमको इसने क्या दिया, एक तो एल्यूमिनियम +3 है और दूसरा हमारे पास SO4 - 2 है। एल्यूमिनियम +3 और SO4 - 2, एल्यूमिनियम +3 और SO4 - 2 की हम क्या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है। अब लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस का मतलब ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की दे रखी है। हमको गिवन है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम +3 and SO4 - 2 are 189 and 160 Simon cm2 mole inverse respectively. कैलकुलेट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आयंस है ना, आयंस की आपकी कौन सी कंडक्टेंस दे रखी होती है। जब भी क्वेश्चन आता है तो वो जो आयन है ना, आयन की या तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा या आयन की मोलर कंडक्टेंस देगा, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये ऐसे नहीं लिखेगा आयन का इक्विवेलेंट है या आयन का मोलर है, इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, आप वो जो आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है आप उसकी यूनिट देख लो, उसकी जो यूनिट है उसी से पता लगेगा, और उसकी जो यूनिट दे रखी है ना उसी को देख के पता लग जाएगा कौन सी कंडक्टेंस है। इसकी यूनिट लिखा हुआ है साइमन cm2 मोल इनवर्स, ये लीजिए इसकी यूनिट क्या लिखा हुआ है साइमन cm2 मोल इनवर्स। इसका मतलब इसने कौन सी कंडक्टेंस हमको दे रखी है, इसने हमको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। इसका मतलब हमारे पास में तरह से कटाइन का भी मोलर कंडक्टेंस है, अलाइन का भी मोलर कंडक्टेंस है। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो देखो ये एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका डिसोसिएशन करें, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, अगर डिसोसिएट होता है तो हमको दे देता है ये 2 एल्यूमिनियम +3 SO4 - 2, ये लीजिए ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब हमको एक तो इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस लानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपसे बोला था अगर कटाइन अनाइन की मोलर दे रखा हो तो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। कटाइन का कितना है 189, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अनाइन का गिवन है 160 का अनाइन का नंबर कितना 3,
ये लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, ये जो आंसर है ये आ जाएगा हमारे पास में साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स, ये लीजिए ये आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इसी का हमको अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लाना है, इक्विवेलेंट के लिए क्या बोला था आपको, मोलर दे रखा है, ये इसका भी मोलर दे रखा है, इसका भी मोलर दे रखा है, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो मोलर दे रखा है उस मोलर को उसके चार्ज से डिवाइड करो, इसका चार्ज हो गया 3, इसका चार्ज कितना आ जाएगा 2, ये लीजिए आप इसका सम कर देना, ये आपका सेकंड आंसर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये लीजिए साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये सेकंड आंसर आपका जाता है। ठीक है, आप एक काम और कर सकते थे, आप चाहे तो इक्विवेलेंट को ऐसे नहीं, आपने मोलर निकाल लिया ना, तो मोलर से फिर डायरेक्ट इक्विवेलेंट बना देते, कैसे बनाते, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू था इक्विवेलेंट इनटू वैलेंस वेक्टर, और एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस वेक्टर कितना 6, इसका मतलब ये जो आ रहा है ना इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको 6 से डिवाइड कर देना, ये एग्जैक्टली वही आएगा जो इससे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ and SO4 - 2R 350 and 80 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स रेस्पेक्टिवली। अब देखो फिर इसने आपसे क्या बोला, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, इसका मतलब आयन का कंडक्टेंस दे रखा है, वो भी इनफाइनाइट है डाइल्यूशन पर, लिमिटिंग का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, यूनिट देखने से पता लगा साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, इसका मतलब इसमें हमको अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमको कटाइन अनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। आपने देखा इसके पहले जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमको कटाइन अनायन की मोलर कंडक्टेंस दे रखा था, हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया। अब यहाँ पर कटाइन अनायन की इक्विवेलेंट दे रखा है, अगर कटाइन अनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है तो क्वेश्चन को भी तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया जाएगा ना। अब यहाँ पर कटाइन अनायन की हमारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। देखिए आपसे मैंने बोला था अगर कटाइन अनायन की इक्विवेलेंट दे रखी हो ना, कटाइन अनायन की इक्विवेलेंट दे रखी हो तो सीधे सीधे उनको ऐड कर दो, इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट आ जाती है। तो क्या काम करें, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तो कटाइन का इक्विवेलेंट दे रखा है, अनायन का इक्विवेलेंट दे रखा है, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 430 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये लीजिए ये तो इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है ना, अब इसे हम इसी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मोलर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट ये तो लिखते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास 430 है, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का वैलेंस फैक्टर होता है 2, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाता है 860 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। ठीक है ना, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक, अब हमने आपसे कोलराउस लॉ के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो कोलराउस लॉ क्या है, ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये जो कोलराउस लॉ है इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। अब हमारा डिस्कशन है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। अब हम आपको इस कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन सिखाते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, फर्स्ट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, समझना, हमारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमको उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और उसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना होता है। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस हमको आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है वो जो बताया था ना डिवाई हकलोन सागर, डिवाई हकलोन सागर से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस निकाल पा रहे थे, पर वो केवल स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए नहीं निकाल पा रहे थे ना। तो हमने बोला था ना वीक के लिए भी कैसे निकालेंगे, तो वो इसी की एप्लीकेशन है, तो हम कोलराउस की हेल्प से निकालेंगे। अब इसको अपन एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये लिया, सपोज हमसे बोला गया कि हमको
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड इस एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। समझना, एग्जांपल मैंने क्या लिया कि हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हमको गिवन है, जो गिवन है वो डाटा गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट डाटा हमको दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस दे रखा है सोडियम एसिटेट के लिए, ये लीजिए CaCO के लिए ये डाटा हमको दे रखा है। सपोज इसका वैल्यू हमको A गिवन है। सेकेंड हमको गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस गिवन है HCl के लिए, सपोज इसका वैल्यू हमारे पास में B है। थर्ड हमको गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, वो भी NaCl के लिए, सपोज इसका वैल्यू हमको C गिवन है। ये क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है। समझना, कुछ एग्जांपल समझना। आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए आपको सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl के लिए इनफाइनाइट की मोलर कंडक्टेंस गिवन है। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे दे रखा है सर, तो सुनो, ये जो हमें फाइंड करना है ना, फाइंड किसके लिए करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हमें गिवन क्या है, CH3COONA सोल्ट होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaCl क्या है, ये भी सोल्ट है। इसका ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इनकी जो वैल्यू है ना, ये तो हम डिबाई हाथालोन से अगर से ला सकते हैं, पर एसिटिक एसिड की नहीं ला पा रहे ना, तो इसका मतलब एक तरह से इनकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब सोल्व कैसे करें, तो इसके लिए कोलरॉस लॉ अप्लाई करता हूं मैं। कोलरॉस लॉ क्या कहता है, कोलरॉस लॉ ये तो बोलता है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है वो उसके आयन की सम की वजह से होती है। तो मैंने कोलरॉस लॉ सबसे पहले अप्लाई किया एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड के अप्लाई कर देता हूं और उसको बोल देता हूं ये तो मेरी टारगेट इक्वेशन बन जाएगी। ये टारगेट इक्वेशन देखिए, हमने एसिटिक एसिड के लिए कोलरॉस लॉ अप्लाई कर दिया, ये लीजिए हमने कोलरॉस लॉ एसिटिक एसिड के लिए अप्लाई कर दिया। कोलरॉस लॉ क्या बोलता है, कोलरॉस लॉ बोलता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी जो कंडक्टेंस होती है ना, वो आयन के सम की वजह से होगी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना, इसकी जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से, एक तो एसिटेट आयन का कंडक्टेंस प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H+ का कंडक्टेंस, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक, फिर हमने कोलरॉस लॉ अप्लाई किया सोडियम एसिटेट के लिए। चलिए जी, सोडियम एसिटेट के लिए इसको नंबर 1 बोल दिया। नेक्स्ट हम कोलरॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं सोडियम एसिटेट के लिए, CH3COONA सोडियम एसिटेट के लिए। तो सोडियम एसिटेट के लिए कोलरॉस लॉ क्या कहेगा, ये तो बोलेगा ना कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसका सम है, एक तो एसिटेट आयन है और दूसरा क्या लिया हमने Na+, इन दोनों का ही तो सम है ना, ये लीजिए दोनों का सम कर दिया, ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। HCl के लिए कोलरॉस लॉ अप्लाई किया, ये लीजिए HCl के लिए हम अगर अप्लाई करें कोलरॉस लॉ, तो HCl के लिए कैसे लिखा जाएगा, किस किस का सम होगा, एक तो H+ आयन, उसके साथ में क्या लिखेंगे आप, Cl- आयन, इस टाइप से। ये आपने ये थर्ड नंबर बोल दिया। आप NaCl के लिए कोलरॉस लॉ अप्लाई करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस NaCl के लिए, ये लीजिए NaCl की बात करें तो NaCl के लिए लिखा हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na+ प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Cl-, ये हमने ये फोर्थ नंबर ले लिया। ठीक है, अब समझना, हमको फर्स्ट नंबर लाना है, और फर्स्ट नंबर लाने के लिए मेरे को सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गिवन है। 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हुआ करता है, उसमें पता है ना हेस लॉ में क्या करते हैं, हम किसी भी टारगेट इक्वेशन को लाने के लिए हम देखते थे ना, एक से ज्यादा इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर भी सेम वही है, वही काम करना है। आप ये देखो, आप आयन देखो, जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर को देखने से क्या पता लगा, आपको एक तो एसिटेट आयन चाहिए, एक H+ आयन चाहिए, 2 आयन चाहिए, आपको ये गिवन है। तो आपको ये देखना है ये दोनों आयन किससे मिलेंगे। तो देखो, एसिटेट आयन आपको सेकंड से मिलेगा, H+ आयन आपको थर्ड से मिलेगा। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं तो दोनों आयन मिल जाएंगे, पर साथ साथ मेरे को Na+ और Cl- एक्स्ट्रा मिल गया। उसको, इसका मतलब इसको एलिमिनेट करना है तो मेरे को थर्ड फोर्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे, अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड करके और उसमें से फोर्थ को अगर माइनस कर दे तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, ये तो देखने को मिल रहा है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है और इक्वेशन नंबर जो थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड करें और उसमें से इक्वेशन नंबर फोर्थ को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। समझे क्या बोला, सेकंड और थर्ड को ऐड करें, सेकंड और थर्ड को ऐड करके और उसमें से अगर फोर्थ को माइनस कर दे तो हमारे पास में फर्स्ट नंबर आ जाता है। फर्स्ट नंबर का मतलब एक तरह से ये हो गया ना कि आपको फर्स्ट नंबर का मतलब आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी थी, ये लीजिए, ये ले लिया। सेकंड,
सेकंड का मतलब आपको दे रखा था सोडियम एसिटेट, ये लीजिए आपने सोडियम एसिटेट ले लिया, ये सोडियम एसिटेट आपने ले लिया। थर्ड ऐड कर रहे थे, थर्ड को ऐड करने का मतलब आपने HCl को ऐड कर दिया, ये लीजिए आपने HCl को ऐड कर दिया। फोर्थ को मैनेज करने का मतलब आपने इसमें से NaCl को मैनेज कर दिया। तो आपके पास यही तो आ रहा है ना, ये तो आपने काम किया, ठीक है, यही तो काम किया आपने, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व करने का एक प्रॉपर मेथड बता दिया। अब आप जब ऑब्जेक्टिव बनाए तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन आएगा कि CH3COOH होने के लिए हमको मोलर कंडक्टेंस लाना है, तो आप देख लेना CH3COOH का मतलब एक एस्टेटाइन लाना है, एक H+ आयन लाना है, तब है ना, एक तो एस्टेटाइन चाहिए, एक H+ आयन चाहिए। एस्टेटाइन सोडियम एसिटेट देगा, H+ आयन HCl देगा, दोनों को ऐड किया। जैसे दोनों को ऐड करेंगे Na+ और Cl- एक्स्ट्रा हुआ, इसको एलिमिनेट करने के लिए NaCl को मैनेज कर दिया। देखते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है जी। सेकंड एप्लीकेशन सिखाते हैं आपको। सेकंड एप्लीकेशन टू डिटरमाइन degree of dissociation of weak electrolytes। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने ये ले लिया, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या ले रहे हैं, हमारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा पता लगाना है। ये लीजिए अल्फा पता लगाना है, ठीक है। अब जब अल्फा कैसे पता लगाएंगे समझना, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि भैया एसिटिक एसिड का अल्फा निकाले एसिटिक एसिड का। अब आप कहेंगे एसिटिक एसिड का अल्फा तो लाना है, पर आप ये तो बताइए किस कंसेंट्रेशन पे लाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो वीक एसिड होते हैं ना, आप उसको डाइल्यूट करोगे तो कंसेंट्रेशन चेंज होगा, और कंसेंट्रेशन चेंज होगा तो उसका अल्फा भी चेंज होगा। यही तो होता है ना ओस्टोवल डाइल्यूशन लो। इसका मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जरूर बोलेगा इस कंसेंट्रेशन पर अल्फा निकालना है, क्योंकि कंसेंट्रेशन बदल दोगे तो बेटा जी अल्फा भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एसिटिक एसिड का अल्फा निकालो, ऐसे नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे बोला जाएगा कि 0.1 m एसिटिक एसिड है, 0.1 m एसिटिक एसिड है, आप इसका अल्फा निकालो। ऐसा आ सकता है कि 0.2 m एसिटिक एसिड है, आप इसका अल्फा निकालो। इसका मतलब जब भी अल्फा का क्वेश्चन आता है तो वो जरूर देता है कि किस कंसेंट्रेशन पर अल्फा लाना है। रीजन, क्योंकि अल्फा जो है वो कंसेंट्रेशन अगर चेंज करेंगे, कंसेंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं, अगर हमने कंसेंट्रेशन को चेंज कर दिया ना, तो कंसेंट्रेशन को चेंज करने से अल्फा भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो अल्फा वाला, तो आपको ये बोला जाएगा इस कंसेंट्रेशन पर अल्फा लाना है। अब हमको क्या करना है, सपोज क्वेश्चन आया इस कंसेंट्रेशन C पर अल्फा कैलकुलेट करना है, चलो जी ये कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, जिस कंसेंट्रेशन पे अल्फा निकालना है, उसी कंसेंट्रेशन की आपको मोलर कंडक्टेंस या उसी कंसेंट्रेशन की आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेनी है। जिस कंसेंट्रेशन का अल्फा निकालना है, उसी कंसेंट्रेशन की उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस लो या उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लो। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर इधर मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं तो इधर भी मोलर कंडक्टेंस लेंगे, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले रहे हैं तो इधर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करने का मतलब ये, किसी कंसेंट्रेशन की मोलर कंडक्टेंस को उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते जो भी रेशियो आएगा उसी को बोल दिया जाता है अल्फा। इसका मतलब, तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला लिखा मैंने, अल्फा इक्वल टू होता है किसी कंसेंट्रेशन की मोलर कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस, या फिर किसी कंसेंट्रेशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये जो रेशियो बनेगा, इसी रेशियो को बोल दिया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो ये जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, ये तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, और ये भी आपको दे देगा ना क्वेश्चन के अंदर कि भैया इस कंसेंट्रेशन पर इसका मोलर कंडक्टेंस इतना है, दोनों का रेशियो निकाल लेना, तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। बस आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है सर रेशियो तो निकालना है, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं ना तो ये ऊपर नीचे करके आपसे कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आपको ये तो बताया था
कि इनफाइनाइट डायल्यूशन की कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी ना, उससे ज्यादा कंडक्टेंस हो नहीं सकती। आप ये भी समझते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा लेस देन 1 ही होगा। जब लेस देन 1 होगा तो ऑब्वियस सी बात यार नीचे वाली क्वांटिटी तो बड़ी होगी ना, और बड़ा कब होगा जब इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको सेकंड एप्लीकेशन सिखा दी है। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन to determine dissociation constant, to determine dissociation constant अगर एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka, और अगर बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kb। एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka, और बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kb। टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट of वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमको क्या करना है, वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K और Kb निकालना है। और Kb कैसे निकालते हैं, जैसे वीक एसिड है, देखिए ना वीक एसिड है तो आपको याद होगा Ka इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मान लो अगर वीक बेस दे रखा है आपको, अगर वीक बेस गिवन है तो वीक बेस के लिए लिखा जाता है Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है। हाँ, अगर मान लो ऐसा है अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अल्फा इज लेस देन 5%। ठीक है, अगर अल्फा जो है ना वो हमारा 5% से भी कम है, अल्फा हमारा 5% से भी कम है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको 1 ले लेते हैं, कैसे बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 के कंपैरिजन में अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है Ka इक्वल टू लिखा जाता है C अल्फा स्क्वायर, और इधर हम लिख देंगे Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे C तो क्वेश्चन में दे रखा हो, अल्फा कहां से लाएंगे। अभी जो सेकंड एप्लीकेशन बताए थे ना उसमें आपको अल्फा तो निकालना सिखाया था, तो सेकंड एप्लीकेशन से हम अल्फा निकालेंगे, वहां से अल्फा निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में K और Kb आ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन एक जैसे ही नजर आते हैं। ठीक है, ये हमने आपको थर्ड एप्लीकेशन बता दी। अब मैं आपको फोर्थ एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर फोर्थ एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, फोर्थ एप्लीकेशन टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी होता है S, टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बोल दिया जाता है KSP। To determine solubility and solubility product KSP, solubility and solubility product of sparingly soluble salt। हमारे पास में एक एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, उस एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के लिए एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है उसके लिए हमको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, क्या होता है सॉल्युबिलिटी। एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का मतलब एक ऐसा सोल्ट, एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का मतलब एक ऐसा सोल्ट जिसका बहुत ही कम अमाउंट उसके अंदर जाके डिसॉल्व होता है, दैट इज द एस्पेरिंगली का मतलब वेरी लेस अमाउंट उसके अंदर डिसॉल्व होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या किया, ये सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट सपोज आपने वाटर ले लिया, आपने इसमें सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट लेके आप इसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको इसका वॉल्यूम पता है और इसके मोल पता है, और आपसे बोला जाए आपने क्या किया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया है, आपको वॉल्यूम दे रखा सॉल्वेंट का और आपको इसके मोल दे रखे, और आप मोल अगर दे रखे और वॉल्यूम दे रखा है तो क्या आप इसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब हमको ये दे दिया जाए कि सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम है, इसके अंदर हमने इतने मोल मिला दिए तो हम इसकी मोलिटी निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर रहे थे, आपने एक सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर सॉल्यूट का मोल मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया। हमने उसकी मोलिटी निकाल ली क्योंकि मोल अपन वॉल्यूम करना है। आप और सॉल्यूट मिला दो तो मोल बदल जाएंगे, तो वॉल्यूम रख के हम मोलिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट को मिलाया। तो सॉल्यूट जब मिला रहे थे, सॉल्यूट डिजोल्व होता जा रहा है। तो जब तक उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट हमारा डिजोल्व होता चला जा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर मोर एंड मोर सॉल्ट विल बी डिसॉल्व्ड, और ज्यादा ज्यादा सॉल्ट को जब तक डिसॉल्व होता जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड है। चलो जी, आप उसके अंदर मिलाते जा रहे तो एक टाइप ऐसा आ जाएगा, एक साइड ऐसा भी होगा जब हमारा सॉल्यूशन एकदम सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब अब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को बोल दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको बोल दिया हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, अगर सैचुरेशन आने के बाद में भी आपने उसमें और सॉल्यूट मिला दिया तो उस केस में क्या बनेगा, पीपीटी प्रेसिपिटेट आ जाएगा। उसको बोल दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होगा सैचुरेटेड, एक होगा सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब आप इसके अंदर ज्यादा और भी सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब इसके अंदर मैक्सिमम सॉल्युबल है, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये पीपीटी की कंडीशन बन गई। चलो जी, अब देखना सॉल्यूशन कोई सा भी हो, चाहे अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो या सुपर सैचुरेटेड हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, आप किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम तो करना है। इसका मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो मोलरिटी है, वो तो सॉल्यूशन चाहे अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो या सुपर सैचुरेटेड हो, किसी के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है। हाँ, अगर आपने ये जो मोलरिटी है ये निकाली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, इसी को बोल दिया जाता है सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब अगर हम सिंपल से डेफिनेशन समझे तो सिंपल से डेफिनेशन का सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी एक तरह की मोलर कंसंट्रेशन ही है, पर ये होगी कब, जब सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड। तो अगर आपसे बोला जाए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या दोगे, तो मैं आपको सॉल्युबिलिटी की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूं। सॉल्युबिलिटी इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते हैं, मोलर concentration of saturated solution is known as solubility। ठीक है, molar concentration of saturated solution is known as solubility। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में क्या दी, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलर कंसंट्रेशन है, इस मोलर कंसंट्रेशन को ही बोलते थे हम सॉल्युबिलिटी। ये हमने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर दिया। चलो जी, अब हमें क्या करना है, एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, एक एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। सपोज आपने एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट एक एजीसीएल ले लिया है। एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की बात करें, एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट ये जो होता है ना, जैसे एजीसीएल हो गया, एजीसीएल है, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट एटसेट्रा आर एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। इस टाइप के जो सोल्ट होते हैं ये एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हमको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड ही बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट लिया और एस्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट लेके उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। समझ रहे थे, समझाता हूं वापस। हमने क्या किया, हमने जैसे एजीसीएल, एक रफ एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, मेरे को 100 ग्राम एजीसीएल को डिसॉल्व करना था। ये लीजिए, हमको एजीसीएल को 100 ग्राम एजीसीएल को डिसॉल्व करना था। अब 100 ग्राम एजीसीएल को डिसॉल्व करना था, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया। 1 लीटर वाटर, इसको सभी समझ सकते हैं, एक तरह से मैंने 1000 ml वाटर ले लिया। ये 1000 ml वाटर ले लिया। मेरे को ऐसा लग रहा था अभी 100 ग्राम एजीसीएल है, 100 ग्राम ज्यादा ही होता है 1000 के कंपैरिजन, मतलब 1000 के रिलेटिव देखा जाए तो ठीक अमाउंट है। इसका मतलब 100 ग्राम को डिसॉल्व करना था, उसके कोरस्पोंडिंग मैंने 1000 ml वाटर ले लिया है। ठीक है,
अब एजीसेल को जैसे मैंने डिजोल्व किया, एजीसेल को मैंने जैसे डिजोल्व किया, डिजोल्व करके मैंने इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, डिजोल्व करना है साथ में सैचुरेटेड भी बनाना है। तो जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, क्या पता लगा, आपने 100 ग्राम मिलाया ना, तो पता लगा 100 में से अंदर जाके तो 2 ग्राम ही डिजोल्व हुआ, बाकी जो 98 ग्राम है वो तो यार अनडिजोल्व पड़ा हुआ। आपने 100 ग्राम डिजोल्व किया, 100 ग्राम डिजोल्व करने पर क्या देखने को मिला, 100 में से जाके पता लगा, क्योंकि तो स्पेरिंगली सोल्यूबल है ना, इसका कुछ ही अमाउंट डिजोल्व होगा, तो 100 में से पता लगा इसका 2 ग्राम ही डिजोल्व हुआ, बाकी 98 ग्राम हमारा अनडिजोल्व पड़ा हुआ है। तो यार ये तो गजब की बात हो गई। इस सोल्यूशन को अगर देखा जाए तो नंबर 1 तो सैचुरेटेड तो वही सही, उसके साथ साथ आप क्या देख पा रहे हैं कि सोल्यूट का अमाउंट तो बहुत ही कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब इस सोल्यूशन को देख के ऐसे ले रहा जैसे सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेरी लेस है, और जब ऐसा होता है कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन का मतलब एक तरह से ऐसे माने हम इसके अंदर सॉल्वेंट हमने बहुत सारा मिला दिया, ऐसे बोल सकते हैं ये एक तरह से इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को हम एज अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं saturated solution of a saturated solution of aspiringly soluble saturated solution of aspiringly soluble salt is considered as infinitely dilute solution। हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये जो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हम एज ए इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर इस सॉल्यूशन को आपने इनफाइनाइट डाइल्यूट मान लिया ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो मोलर कंसेंट्रेशन है, उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंसेंट्रेशन है उसको लिख देंगे हम इनफाइनाइट की मोलर कंसेंट्रेशन। और आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया ना, तो आपको क्या बोल चुका हूं मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलर कंसेंट्रेशन उसको तो बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या काम करें, कि जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस की जगह लिख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस, और मोलरिटी की जगह लिखा जा सकता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखो आपको मैंने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, याद आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मैं अगर इस सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करूं, तो इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह तो लिखा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000, और जो m है इस m की जगह लिखा हमने s, और यहाँ से अगर s निकालें, s इक्वल टू आता है ना कप्पा इनटू 1000 अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस। ये लीजिए, हमने यहाँ से इसका सॉल्युबिलिटी निकाल लिया, ये सॉल्युबिलिटी आ जाए। ठीक है, ये तो हमने सॉल्युबिलिटी निकाल लिया। अगर हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लाना है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो डिपेंड करता है ना किस टाइप का सोल्ट है। अगर आपको केस भी निकालना है, ये लीजिए केस भी निकालना है, आपको तो केस भी निकालना है, और आपके पास 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। 1:1 टाइप का मतलब समझते हो ना, एक कटायन एक कनाइन, जैसे AgCl तो जानते होंगे, इसका केस भी होता है S²। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपके पास में सपोज 1:2 टाइप है। 1:2 का मतलब समझते क्या होता है, 1:2 का मतलब एक कटायन 2 अनाइन, जैसे CaCl2। ठीक है, तो इसका जो KsP है, इसका KsP का फॉर्मूला होता है ना 4s³। ये लीजिए, ये हम सब आयनिक के अंदर डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मूले वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके KsP वगैरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब हमने ये जो कोलराउस लॉ आपको जो समझाया, अब इस कोलराउस लॉ पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए। देखो calculate limiting
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमको पता लगाना है। ठीक, नेक्स्ट लाइन, लिमिटिंग molar conductance of HCl, NaCl and CH3COONaR। अब इसके डाटा लिख देता हूं मैं, 4.26 into 10 to power minus 2, 1.26 into 10 to power minus 2 and 9.1 into 10 to power minus 3, 9.1 into 10 to power minus 3 Simon centimeter to mole inverse respectively। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एसिटिक एसिड के लिए। ये लीजिए एसिटिक एसिड के लिए, और हमको CH3COO ने दे दिया है, तो इसको सोल्व करने के लिए ये समझाया था ना अभी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COO की मोलर कंडक्टेंस, इसमें क्या काम करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही HCl की मोलर कंडक्टेंस, इन दोनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl की मोलर कंडक्टेंस माइनस कर देती आ जाता है CH3COO ने। चलिए जी देखो इधर, ये पावर माइनस 2 है, इसको भी पावर माइनस 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 0.91 into 10 to power minus 2, 10 to power minus 3 है ना, तो माइनस 3 को मैंने क्या किया, माइनस 2 बना दिया। ये जाए HCl की बात करें, HCl का कंडक्टेंस रखा हमको 4.26 into 10 to power minus 2, ये HCl हो गया। NaCl गिवन है 1.26 into 10 to power minus 2, ये NaCl हो गया। 10 to power minus 2 कॉमन लेके इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 4.26 plus 0.91 minus 1.26, और ये कॉमन हमने 10 to power minus 2 ले लिया है। ठीक है, 4.26 और इन सबको सोल्व करें तो ये हमको देगा 3.91, ये जाएगा आंसर 3.91 into 10 to power minus 2, और यूनिट है साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। The conductivity of 0.01 m NH4OH solution at 25 degrees Celsius is 1.15 into 10 to power minus 4 Simon centimeter इनवर्स। ठीक है, गिवन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमको अमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन गिवन है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही हमको OH आयन का भी कंडक्टेंस गिवन है। ये दे रखा है 73.4, और हमारे पास है 197.6, और यूनिट लिख देता हूं मैं इसके लिए, साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये भी हमारे पास है साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट, हमसे जो ये कैलकुलेशन करवा रहा है, एक तो हमसे कैलकुलेशन करवा रहा है, एक तो हमसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ
NH4OH का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो हमसे कैलकुलेट कर रहा है अल्फा, और जो थर्ड पॉइंट है वो हमसे कैलकुलेट कर केबी। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लो पहले तो। देखो क्वेश्चन 0.01 m NH4OH सॉल्यूशन है और इसका कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी का मतलब इसने हमको कप्पा दे दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एक तो मोलर कंडक्टेंस निकालना है NH4OH के लिए, ठीक, एक अल्फा और एक केबी निकालना है। चलो जी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला हमसे? फर्स्ट पॉइंट बोला मोलर कंडक्टेंस लाना है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। मोलर कंडक्टेंस होता है ना कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये तो फॉर्मूला होता है। कप्पा हमको दे रखा है 1.15 इंटू 10 टू पावर -4, 1000 की जगह हमने 1000 रखा, और m हमारे पास है 0.01। इसको सोल्व करें पहले तो। इसको सोल्व करके देखें ये कितना आता है। इसको सोल्व किया, इस पॉइंट को हटा दिया हमने, इस पॉइंट को हटा दिया। चलो जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है आपके पास में 11.5। ये लीजिए, ये तो आ गया 11.5 साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये तो हमारे पास में 11.5 आ जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है? अल्फा। अल्फा के लिए मैंने आपसे क्या बोला था? अल्फा के लिए बोला था ना आपसे मैंने कि किसी कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस। तो किसी कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस हमारे पास 11.5 आ गया। इसका मतलब इसका अल्फा लाना है तो मैंने सबसे पहले तो इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। अब हमको इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस किसके लिए लाना है? NH4OH के लिए। और इसने NH4OH का इनफाइनाइट का मोलर लाना है, अमोनियम आयन और OH आयन का इनफाइनाइट का मोलर दे रखा है। मोलर का मतलब इधर रखा ना, मोलर इनवर्स। तो क्या काम करें? इनको सिंपली ऐड कर दें। ऐड करते हमारे पास में इनफाइनाइट डायल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। तो ये ऐड करें, अल्फा निकाल देते ना। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था हमारा अल्फा मैंने आपसे बोला था किसी कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस, और उसको किससे डिवाइड करें? इनफाइनाइट डायल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाले? तो एक तो आपको अमोनियम आयन का कंडक्टेंस गिवन है, एक आपको OH आयन का गिवन है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर दिया तो हमारे पास 271 आ जाता है इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस। अल्फा लाना है। अल्फा किसी कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस वो हमारे पास 11.5 है। इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस 271 है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.042। अगर देखा जाए तो ये 4.2%, इसका मतलब 5% से भी लेस है। थर्ड पॉइंट इसने हमसे बोला केबी कितना होगा, तो केबी का फॉर्मूला बताया था मैंने, Cl5 अल्फा। और आपसे बोला था अगर अल्फा लेस देन 5% हो, 4.2% का मतलब लेस देन 5%, तो नेगलेक्ट करें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं Kb = Cl5²। सी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.01 अल्फा है, 0.042 का स्क्वायर करें तो आंसर आता है 1.84 × 10⁻⁻⁵। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड। और आपको ये गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट गिवन है फर्स्ट कॉलम में BaCl2, इसका इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस गिवन है। NaCl के लिए इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टेंस गिवन है, NaOH के लिए इनफाइनाइट पे मोलर गिवन है। ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको उसके लिए बताया ना एसिटिक एसिड के लिए। अब यहाँ पर क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लाना है, समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, हमको इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड का मतलब एक तो हमको बेरियम आयन चाहिए और 2 हमको OH आयन चाहिए। बेरियम आयन हमको BaCl2 देगा, तो इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस BaCl2 के लिए। इससे हमको बेरियम आयन मिल जाएगा। हमको साथ में क्या चाहिए? 2 OH आयन चाहिए। OH आयन कौन देगा? हमको NaOH, पर 2 चाहिए तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लीजिए NaOH की मोलर कंडक्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से होगा क्या, आपके पास 2Na+ आयन और 2Cl- एक्स्ट्रा होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए आप NaCl को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तभी तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करें। BaCl2 देखिए इधर, BaCl2 का डेटा दे रखा आपको 280 × 10⁻⁻⁴। इसको लिखा हमने 280, 10⁻⁻⁴ को कॉमन लेकर रख देंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ
NOH का डाटा देख लीजिए, NOH दे रखा 248, ये NOH हमारे पास आएगा 248 माइनस 2 टाइम्स ऑफ NaCl को देख लीजिए, NaCl आपको पता रखा 126.5, ये हमारे पास है 126.5 और इसका जो होल पावर है ये हमने ले रखा है 10 टू पावर -4। तो ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमको देता है 523 × 10 टू पावर -4 साइमन मीटर टू मोल इनवर्स। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, for a saturated solution of AgCl at 25 degree, specific conductance is 3.41 × 10 to power -6 Simon centimeter inverse, and that of water used for preparing this solution is 1.60 × 10 to power -6 Simon centimeter inverse. Find solubility product of AgCl। और आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है AgCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए जी इसको सोल्व करते हैं। ठीक, देखो अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, एक तो हमको AgCl के जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका कप्पा दिया, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें जो कप्पा गिवन है ना, एक तो कप्पा किसका दे रखा है, इसमें सॉल्यूशन का कप्पा दे रखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कप्पा, और एक जो कप्पा है इसमें हमको वाटर का कप्पा दे दिया, सॉल्यूशन का कप्पा है। सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी हमको दे रखी है 3.41 × 10 to power -6 3.41 × 10 to power -6, ये तो हमको दे रखा है इस सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और इसकी बात करें तो वाटर के लिए हमको दे रखा है 1.60, ये दे रखा है 1.60 × 10 to power -6, ये हमको वाटर के लिए दे रखा है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वाटर जो है ना, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, इसकी कंडक्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, वाटर का कंडक्टिविटी कप्पा दे दिया, तो अगर क्वेश्चन के अंदर वाटर का कप्पा दे दे तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सोल्ट प्लस वाटर दोनों होंगे, तो ये तो सोल्ट प्लस वाटर है और ये केवल वाटर है, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम सोल्ट का कप्पा निकाल लेते हैं। तो सोल्ट का कप्पा क्या होगा, माइनस कर दीजिए, इसको लिखते हैं हम 3.41 माइनस 1.60, इसको माइनस किया इंटू 10 टू पावर -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये लीजिए हमने सोल्ट का कप्पा निकाल लिया। सबसे पहले हम सोलिबिलिटी निकालते हैं। सोलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा हमने, सोलिबिलिटी का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस। कप्पा की जगह हम ये रख देते हैं, आप इसको माइनस करके देखें 3.41 है, में से हम 1.60 को माइनस करें तो हमको 1.81 देता है, यह जाएगा 1.81 × 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट का मोलर कंडक्टेंस। क्वेश्चन के अंदर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है। AgCl का वैलेंस फैक्टर कितना है 1, अगर वैलेंस फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस सेम होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 130, यह जाएगा 138.3, ये लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो हमको देता है 1.31 × 10 टू पावर -5 मोल पर लीटर, ये तो इसकी सोलिबिलिटी आ गई। चलिए क्वेश्चन के अंदर हमसे सोलिबिलिटी नहीं, हमसे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP के लिए बात कर रहा है। AgCl का KSP होगा S² तो 1.31 × 10 टू पावर -5 है ना, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1.72 × 10 टू पावर -10, इसका KSP का आंसर आ जाता है। क्लियर है?